हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। इसे हिंदी में परमाणु संरचना कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें कई साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग राय दी। स्टार्टिंग में यह था कि केमिस्ट्री के विषय में हम लोग कुछ एटम्स के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, कोई सोच नहीं थी, लेकिन सबसे पहले डेमोक्रेटिक्स नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि जो एटम जो होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है, अविभाज्य परमाणु होता है। लेकिन इसके उपरांत 1808 में साइंटिस्ट डाल्टन ने एक्सप्लेन किया एटम्स के विषय में। उन्होंने बताया जो एटम होता है टिनी पार्टिकल्स होता है। टिनी मीन्स होता है स्मॉल पार्टिकल्स। इसके बाद डाल्टन ने सेकेंड व्यू में बताया कि जो एटम्स होता है यह इंडिविजुअल होता है। नंबर थर्ड, यह फ्री स्टेट में नहीं होता। नंबर फोर्थ, एलिमेंट्स का जो ईच एटम्स होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, सेम एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी सेम होती है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। और भी कई कॉन्सेप्ट दिए, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट गलत प्रूफ हुए। जो बात इन्होंने कही एटम डिवाइड नहीं होते, इंडिविजुअल होते हैं, बाद में मॉडर्न कॉन्सेप्ट में जब रदरफोर्ड, सर जे थॉमसन, जेम्स चैडविक आज साइंटिस्टों ने एटम पर डिस्कशन किया या एटम को स्टडी किया, तो वहां पर पाया कि एटम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनसे मिलकर बना होता है। नंबर सेकंड बात इन्होंने कही कि ईच एलिमेंट्स का सेम एलिमेंट्स के जो सेम एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। लेकिन जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो वहां से कॉन्सेप्ट गलत हो गया। जैसे आप हाइड्रोजन को ले लीजिए। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 एटम्स होते हैं, 1h1, 1h2, 1h3। देखिए 3 होते हैं आपके, 1h1, 1h2 और ये हुआ 1h3। इसे कहते हैं प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्लियर? यहां पर इनका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम, बट इनका जो एटॉमिक वेट क्या है, डिफरेंट है। मतलब इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है। बाद में जिन्होंने बोला अगला पॉइंट्स कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ा आइसोबार, तो यहां से आइसोबार पढ़ने पर यह क्लियर हो गया। जैसे आप आर्गन 40, पोटेशियम में देखा आपने, इनके एटॉमिक जो नंबर हैं वो क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक वेट क्या है, सेम है। मतलब यहां से एक कॉन्सेप्ट भी इनका क्या हुआ, रॉन्ग। अब इतना ये फेल हो जाने के बाद भी डाल्टन मॉडल बहुत इंपॉर्टेंस रखता अपने आप में, क्योंकि जहां हम पहले कुछ सोच ही नहीं रहे थे वहां पर एक सोचना, एटम्स क्या है इस किस्म को डिसाइड करना एक बहुत बड़ी बात। तो हम लोग बेटा बात करेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट पर। किस पर बात करेंगे, कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट पर। देखिए कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है क्या। इसके लिए साइंटिस्ट विलियमसन क्रुक ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर उसके वन साइड पर एनोड और सेकंड साइड पर क्या लगाया, कैथोड, और इन दोनों को एक बैटरी से जोड़कर इसमें एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप, यह वैक्यूम पंप प्रेशर को मेंटेन करता है, लो प्रेशर को जनरेट करता है अप्रोक्सीमेट 10⁻³ mm टू 10⁻⁴ mm। कहने का मीन्स इससे हम शक करके वैक्यूम पंप से एयर को बाहर कर देते हैं, वैक्यूम पंप से एयर को बाहर कर देते हैं और लो प्रेशर यहाँ क्रिएट करते हैं अप्रोक्सीमेट 10⁻³ mm टू 10⁻⁴ mm।
ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हाई प्रेशर पर गैस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, दैट मीन्स करंट फ्लो नहीं होता, दैट मीन्स विद्युत चालन प्रदर्शित नहीं करती। ठीक है, फिर इसमें गैस को भरकर, गैस कोई भी आप ले लीजिए, जब गैस को भरकर यहां से हाई वोल्टेज पर करंट को फ्लो कराते हैं, करंट को पास कराते हैं, तो हम देखते हैं ऐसा लगता है कि कैथोड से रेज निकलकर कहां की ओर मूव कर रही हैं, एनोड की ओर। इन्हीं रेज को हम कैथोड रेज कहते हैं। पॉइंट पे देखिए, पॉइंट की बात सुनिएगा, ऐसा लगता है कि कैथोड से निकलकर कहां की ओर मूव कर रही हैं, एनोड की ओर, और यही रेज क्या कहलाती हैं, कैथोड रेज। लेकिन यह रेज इनविजिबल होती हैं। तुरंत आपके माइंड में प्रश्न आएगा, अगर यह इनविजिबल होती हैं तो इन्हें हम देखते कैसे हैं? तो हम करते क्या है कि जो यहां से इनविजिबल रेज होती हैं, इनको देखने के लिए हम जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके वन साइड पर फ्लोरोसेंस पदार्थ का लेप लगा देते हैं, प्रतिदीप्त शील पदार्थ का क्या लगा देते हैं, लेप लगा देते हैं, और एनोड परफोरेटेड देते हैं, परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। तो देखते हैं कि यहां से जो कैथोड रेज है ये मूव करके इस होल से निकलकर प्रतिदीप्तशील पदार्थ पे स्ट्राइक करती हैं और यहां से ग्लो जनरेट करती हैं, ग्लो उत्पन्न करती हैं। हमारे पास प्रश्न आया प्रतिदीप्तशील पदार्थ क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनमें कोई पार्टिकल स्ट्राइक करता है और स्ट्राइक करने पर उसमें ग्लो उत्पन्न होती है, उन सब्सटेंस को हम फ्लोरोसेंस सब्सटेंस या प्रतिदीप्तशील पदार्थ कहते हैं। तो मैंने अभी आपसे कहा कि ऐसा लगता है कि कैथोड से रे निकलकर कहां की ओर जा रही है, एनोड में। तो होता क्या है कि जब आप इसमें गैस भर करके हाई वोल्टेज पर करंट फ्लो करते हैं तो जो गैस होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक पॉजिटिव पार्ट्स और एक निगेटिव पार्ट्स। बात समझ में आ रही है? तो जो निगेटिव पार्ट्स होता है वो मूव कहां की ओर करता है, एनोड की ओर। रियल में वो जो निगेटिव पार्ट्स होता है, हाई वेलोसिटी तीव्रगामी जो होता है, वह कहां की ओर जाता है, एनोड की ओर, और वह ही होती है कौन सी रेज, कैथोड रेज। बाद में सर जे थॉमसन ने यह क्लियर किया कि जो कैथोड रेज है ये निगेटिव पार्टिकल से, स्मॉल निगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, और यही स्मॉल निगेटिव पार्टिकल्स ही इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर? यही निगेटिव स्मॉल पार्टिकल्स ही क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। हम लोग बात करेंगे कैथोड रेज के प्रॉपर्टीज पर। कैथोड रेज प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट जो कैथोड रेज होती है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। बात समझ आ रही है? अब ये हमें कैसे पता स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं? तो क्या किया गया कि जो ट्यूब थी, इस ट्यूब में मान लीजिए सपोज दैट ये ट्यूब है हमारे पास, इस ट्यूब में एक पैडल रख दिया गया, ये पैडल रख दिया गया। अब जो पैडल रखा गया और यहां से कैथोड रेज ये मूव कर रही थी, तो इसके जस्ट सामने दीवार पर इसकी इमेज दिखाई दी। इमेज तभी बनेगी जब कोई लाइट रेज यहां से निकलकर सीधे निकलकर कहां जाएगी, बताइए। ठीक, इसे ऑपेक सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ऑपेक सब्सटेंस का मीन्स ये हुआ, जो ये पैडल बना है ऑपेक सब्सटेंस का है, मतलब इसको ये क्रॉस करके कैथोड रेज उधर नहीं जा सकती। क्लियर? कैथोड इसे क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकती। जब इसे क्रॉस करके जा नहीं सकती, सीधी इतनी जगह बची, तो अगर ये यहां से मूव कर रही हैं तभी ये जाकर इसकी इमेज कहां बना रही हैं, पीछे।
तो यहां से क्लियर हुआ कि जो कैथोड रेज होती हैं वो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती हैं। नंबर सेकंड पार्ट्स जो प्रॉपर्टीज की, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रेज जो होती हैं वो निगेटिव होती हैं, निगेटिव चार्ज रखती हैं। रीजन हम जानते हैं कैथोड पर निगेटिव और एनोड पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर कैथोड रेज यहां से निकलकर मूव कर रही हैं एनोड की ओर, तो ये निगेटिव चार्ज से होकर कहां की ओर जा रही है, पॉजिटिव की ओर, मतलब इनमें चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव होगा। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी, अगर इन्हें हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, कहां, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले ली, पॉजिटिव पार्ट्स और ये निगेटिव, तो ये सारी पॉजिटिव पार्ट्स की ओर बेंट हो जाती हैं, क्या हो जाती है, मुड़ जाती हैं। तो इससे क्लियर होता है कि ये कैसे होती हैं, नेगेटिव। अगला पॉइंट्स, अगर इन्हें हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये जो कैथोड रेज है ये साउथ पोल की ओर बेंट हो जाती है, दक्षिणी ध्रुव की ओर, जिससे क्लियर होता है कि जो हमारे पास कैथोड रेज होती हैं ये निगेटिव चार्ज रखती हैं, राइट। अब हम लोग डिस्कशन करें इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज पर। जनरल सी बात, ये जब क्लियर हो गया कि कैथोड रेज स्मॉलेस्ट नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बनी है और उन स्मॉलेस्ट नेगेटिव पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो मिल्कन नामक साइंटिस्ट ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्लियर किया और उन्होंने इस चार्ज को जो कैलकुलेट किया वो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ये था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए, इसके नेचर को समझने के लिए E/m की वैल्यू कैलकुलेट की गई और यह वैल्यू आपकी निकल कर के आई 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम पर ग्राम। क्लियर? मैंने यहां से कहा E/m इक्वल टू ये हुआ, E की वैल्यू पता है हमें 1.6 इंटू 10⁻19, यहां से m की वैल्यू कैलकुलेट की तो m की वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमें जो मिली वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। सेकेंड चीज, जो E/m है, जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है, E/m यह इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता कि हमने किस मटेरियल का इलेक्ट्रोड लिया, और ना ही यह गैस के नेचर पर डिपेंड करती कि हमने कौन सी गैस ली। बात समझ में आ गई? इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे एनोड रेज पर। जब यह क्लियर हो गया कि यह किसी भी गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, हम कोई भी इलेक्ट्रोड रखें, कोई भी गैस फिलअप करें, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स या सब्सटेंस। जो बेसिक, जो फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनोड रेज पर। एनोड रेज के लिए बात यही, एनोड रेज के लिए दिमाग में ऐसा क्या आया, ऐसा क्या सोचा कि हमें यह लगा कि हमें एक्सपेरिमेंट से एनोड रेज या हमें प्रोटॉन की खोज करनी चाहिए। आप सभी जानते हैं पहले क्लियर था कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, लेकिन जब वहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई और क्लियर हो गया इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो माइंड में आया साइंटिस्ट में कि दूसरा कोई पार्टिकल और भी होगा जो जस्ट इसके अपोजिट चार्ज रखता होगा। इसके लिए गोल्डस्टीन ने इस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स को किया और उसके लिए इन्होंने, देखिए, जो कैथोड लिया वो परफोरेटेड कैथोड ले लिया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया। और ये जो आप देख रहे थे प्रतिदीप्तशील पदार्थ, इसको इन्होंने कैथोड के बैक में लगा दिया।
प्रतिदीप्तशील पदार्थ। क्लियर? इन्होंने बैक में लगा दिया, देखिए 1 मिनट। प्रतिदीप्तशील पदार्थ। तो उन्होंने देखा कि जब हाई वोल्टेज पर और लो प्रेशर पर गैस को फिलअप कर करंट को पास कराते हैं तो जो गैस दो पार्ट्स में टूटी, पॉजिटिव और निगेटिव में, तो निगेटिव पार्ट गया था एनोड की ओर और वो पॉजिटिव पार्ट कहां की ओर चला गया? कैथोड की ओर। तो वह पॉजिटिव पार्ट जो गया कैथोड की ओर पैकेट के फॉर्म में, ठीक है, इंडिविजुअल पैकेट फॉर्म में, अदृश्य पैकेट के फॉर्म में, वह ही हमारी क्या थी? कैथोड रेज। और वो ऐसा लग रहा था कि कहां से जनरेट हो रही है? एनोड से, इसलिए उन्हें कहा गया एनोड रेज। क्लियर? अब ये होल से निकलने के कारण इन्हें कैनाल रेज भी कहते हैं। कौन सी रेज? कैनाल रेज। यह एनोड रेज यहां से निकलकर कैथोड के पीछे ग्लो उत्पन्न करती है, स्ट्राइक करती हैं जब प्रतिदीप्तशील पदार्थ में, तो यहां से ग्लो उत्पन्न होती है। क्लियर? इन्हीं रेज को कहा गया, कौन सी रेज? एनोड रेज। प्रॉपर्टीज वही एनोड जो होती है स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती हैं। नंबर सेकंड प्रॉपर्टीज जो एनोड होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्योंकि मूव कहां की ओर कर रही हो? कैथोड। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन की ओर मूव कर रही है। बात समझ में आ रही है? नंबर थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये निगेटिव चार्ज की ओर मूव करती हैं, जिससे क्लियर होता है इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये नॉर्थ पोल की ओर मूव करती हैं, जिससे क्लियर होता है इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है।